तो हमने कौन कौन से चैप्टर्स अभी तक कवर कर लिए हैं, क्योंकि आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है। ठीक, तो चैप्टर्स हमने कौन कौन से कवर किए हैं अभी तक, आज मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं उन्होंने लेट ज्वाइन किया है। यूनिट्स एंड डायमेंशन, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स 1D एंड कैलकुलस काइनेमेटिक्स 2D कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बच्चों रिलेटिव मोशन। ठीक है। तो रिलेटिव मोशन में सबसे पहली चीज आती है बच्चों रेफरेंस फ्रेम। अच्छा चलो, कौन कौन बताएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम की डेफिनेशन क्या होती है, कोई बता सकता है रेफरेंस फ्रेम की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? है ना, अच्छा क्वेश्चन। रेफरेंस फ्रेम की डेफिनेशन है, इट इज डेफिनेशन, ध्यान से सुनिएगा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ reference axis with a clock. It is a combination of reference axis with a clock, है ना। रेफरेंस एक्सिस का कॉम्बिनेशन क्लॉक के साथ, बस इतनी सी डेफिनेशन है, उसके अलावा कोई डेफिनेशन नहीं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय रेफरेंस एक्सिस, व्हाट इज द यूज ऑफ रेफरेंस एक्सिस। सर रेफरेंस एक्सिस का क्या यूज है और क्लॉक का क्या यूज है? तो क्लॉक का यूज तो आप सबको पता ही है, टाइम मेजर करने के काम में आएगा। रेफरेंस एक्सिस किसे कहते हैं और इसका क्या यूज है, जरा समझना ध्यान से बच्चों। तो भैया ऐसा है, हम अपने जीवन में कोई भी चीज कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी से भी, कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी से भी। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? अपने किसी बात को दूसरे को तक पहुंचाना। हमें उसके लिए रेफरेंस की जरूरत होती है, पता है, वरना कम्युनिकेशन इज नेवर पॉसिबल। मतलब सर, मतलब देयर मस्ट बी समथिंग कॉमन टू बोथ पर्सन्स, देयर मस्ट बी समथिंग कॉमन टू बोथ पर्सन कौन से? सुनने वाला और बताने वाला। जब कम्युनिकेशन चल रहा है तो सुनने वाला, बताने वाला, दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए। दैट कॉमन थिंग इज कॉल्ड रेफरेंस। अगर वो एक्सेस है तो वो कहलाएगी रेफरेंस एक्सेस। कि थोड़ा समझ में नहीं आई यार बात। मैं कहा अच्छा एक बात बताओ, जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ वो लैंग्वेज अगर तुम्हें नहीं पता है तो क्या मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ? तो बताइए, हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन में क्या चीज़ कॉमन है? लैंग्वेज। विदाउट कॉमन लैंग्वेज हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते, है ना। ऐसे जीवन में आपने बहुत बार महसूस किया होगा बच्चों। जैसे मैं बताऊं कि आप एक काम जैसे किसी का एड्रेस पूछते हैं। आप पूछते हैं यार ये बताइए वो बिल्डिंग जो है वो कहाँ पर है। तो आपसे बोला जाता है कि यार आपने वो मार्केट देखा है? आपने कहा नहीं देखा। आप फिर आपसे पूछते हैं अच्छा वो आपने सिनेमा हॉल देखा है क्या? तो आप कहते हैं नहीं देखा। तो ये जो दो लोगों के बीच में बातें चल रही हैं कि यार वो सिनेमा हॉल देखा, तो आपने कहा नहीं देखा, तो ये सिनेमा हॉल वो क्यों आपसे पूछ रहा है ऐसी चीज जो आपको भी पता है और उसको भी पता है? क्योंकि वो बन जाएगा रेफरेंस, और रेफरेंस के माध्यम से कम्युनिकेट करना हो जाता है आसान। क्लियर? तो रेफरेंस जो है वो हमेशा बताने वाले में और पूछने वाले में, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो सुन रहा है, उन दोनों में कॉमन चीज को रेफरेंस कहते हैं। और अगर वो एक्सेस है तो रेफरेंस एक्सेस कहलाएगी। क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 2 मीटर गए, ठीक, मगर किधर की एक्स एक्सेस कहलाऊं। अब वो एक्स एक्सेस मेरे दिमाग में कुछ और है, मैंने बताई नहीं कि आपको कौन सी है, तो आपको क्या पता एक्स एक्सेस किधर है? भाई कोई एक्स एक्सेस हमेशा, कोई आदमी कहता है नहीं मेरे हिसाब से मैंने एक्स एक्सेस ये मानी थी, और मैंने जो बताने वाला था वो कहता मैंने तो ये मानी थी, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। आई बात समझ में? तो रेफरेंस क्यों जरूरी है? किसी भी चीज का पोजीशन वेक्टर, अब याद करो, पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का हम एक्सिस के विदाउट एक्सिस तो नहीं बता सकते। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता था? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये पोजीशन वेक्टर है। अब ये कहा जा रहा है कि ये एक्सिस जो है ना, वो जिसको पोजीशन वेक्टर बताया गया है ना, उनको उसको ये एक्सिस भी आपको बतानी पड़ेगी। देन दिस एक्सिस इज कॉल्ड रेफरेंस एक्सिस। क्यों? क्योंकि बिना इस एक्सिस के इन पोजीशन वेक्टर का कोई मतलब नहीं है।
AK टॉक्स 99, आई हैव टेकन एडमिशन इन फाउंडेशन क्लास 9 ऑफलाइन। कहाँ पर बेटा? अनअकैडमी में। गुड, वेरी गुड। तो ये है रेफरेंस एक्सिस का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक्सिस वर्ड तो पहले से ही पता था, पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए एक्सिस की जरूरत पड़ती है। रेफरेंस एक्सिस का मतलब पोजीशन वेक्टर के साथ जो मुझे एक्सिस भी बतानी पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस एक्सिस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों। क्लॉक, क्लॉक क्यों जरूरी है? अगर यहाँ का पार्टिकल यहां से चल करके अगर वो यहां पहुंचता है तो कितने टाइम में वो घटना घट रही है, इसको मेजर करने के लिए क्लॉक चाहिए। ठीक, तो ये रही रेफरेंस फ्रेम की डेफिनेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेफरेंस एक्सिस एंड अ क्लॉक। ठीक, अब ध्यान से सुनना, रेफरेंस फ्रेम का क्या महत्व है हमारे जीवन में, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, वो जरा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। रेफरेंस एक्सिस पता लगने के बाद जरा रेफरेंस फ्रेम के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। क्या, किस तरीके की बात, जरा ध्यान दीजिए, समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी आपको। हमारे जीवन में रेफरेंस फ्रेम का क्या मीनिंग है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो समझाता हूं। और पता है हमारी लाइफ में हम रेफरेंस फ्रेम का यूज बहुत बार करते हैं, क्योंकि हम जो चीजें मेजर करते हैं ना बच्चों, वो हम अपने हिसाब से, हम ये मान लेते हैं कि मेरे रिलेटिव पोजीशन वेक्टर किस रेट से चेंज हो रहा है, ये सोच करके वेलोसिटी वगैरह बात करते हैं। ठीक, तो जैसे फॉर एग्जांपल सुनिएगा, बड़े मजेदार बात, एवरीथिंग इज रिलेटिव एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। मतलब पोजीशन वेक्टर, एवरी काइनेमेटिक वेरिएबल, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, इसके अलावा और भी एटसेट्रा, डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। ये रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करते हैं बच्चों। तो ये अगर रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करते हैं तो कैसे करते हैं, ये अगर रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करते हैं तो कैसे करते हैं, हमें ये समझना होगा, है ना। चलिए साहब समझते हैं। पता है आप सबने ये चीज देखी है अपनी लाइफ में, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना जरा, बड़ी मजेदार बात, जरा ध्यान से सुनना सब लोग। यार ये बताओ, कभी ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, और आप मान लीजिए आप दिल्ली से कोटा आ रहे हो, मान लेते हैं दिल्ली से कोटा आ रहे हो, ठीक है, और आप बस थोड़ा दरवाजे से बाहर झांक के देख रहे हो, तब तक फोन आ गया। आप क्या बोलते हो घर पे? आप यही तो बोलते हो कि अरे हाँ कोटा आने वाला है बस, और घर में पूछा भी यही जाता है कि कोटा कितनी देर में आ जाएगा। याद करिए, यही तो होता है कि आप फोन पे क्या बोल रहे होते हैं कि हाँ हाँ बस कोटा आने वाला है, थोड़ी देर में कोटा आ जाएगा, ऐसी बात करते हैं। अब जरा अपने स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से समझिए, आप क्या बोल रहे हैं अपने घर वालों को। आप अपने घर वालों को बोल रहे हैं कोटा आने वाला है, मैं कोटा नहीं पहुंचने वाला हूं, कोटा आने वाला है ना। या आप बोलते हो स्टेशन आने वाला है, या आप बोलते हो बस, बस ऐसे दरवाजे पर लटके बस प्लेटफॉर्म आने वाला है, बस अभी थोड़ी देर में मैं उतर जाऊंगा। लेकिन सोचो तो सही आप क्या बोल रहे हो, जरा अर्थ के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के फ्रेम में सोचो। आप कह रहे हो प्लेटफॉर्म आने वाला है, आप कह रहे हो स्टेशन आने वाला है, आप कह रहे हो कोटा आने वाला। अरे भैया कोटा कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है? कोटा चल रहा है क्या? कोटा तो नहीं चल रहा है, तो फिर कोटा कैसे आ रहा है? फिर और भी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप कहते हो कि बस थोड़ा सा प्लेटफॉर्म आ जाए तो मैं उतर जाऊं, प्लेटफॉर्म आ जाए, फिर आप बोलते हो बीच में कोई स्टेशन आया तो आप बोलते हो अरे वो अभी जो है ना आगरा आया था और अब आगरा निकल गया। आगरा आया और आगरा निकल गया, लेकिन जरा सोचो यही चीज आप बाहर से, कितनी अजीब सी बातें हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कोटा आगरा आया था, आगरा चल के आया और आगरा चला गया, हम ये बोल रहे हैं। पता है हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एक्चुअल में हम सही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, रेफरेंस फ्रेम, ये ट्रेन पर फिक्स है। कैसे?
आप ट्रेन पे खड़े हो जाइए, ये आप हैं, ये आपका सर। अपने दोनों हाथों को आपने इमेजिन किया कि यार ये आपके दोनों हाथ हैं, एक ऐसा कर लिया हाथ और एक ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया दोनों हाथों को इस तरीके से। ठीक, ऐसे करने के बाद आपने कहा कि अब मैं सारे पोजीशन वेक्टर खुद से मेजर करूंगा। तो एक्चुअल में आप करते भी हैं। आप क्या देख रहे हैं, सोचो ये आपकी आंख है और ये रहा स्टेशन। ध्यान से सुनना, ये पोजीशन वेक्टर स्टेशन का अभी है, फिर अर्थ के रिस्पेक्ट में आप आगे आए हो, ये बात सही है। लेकिन अगर आप अपने सर को, अपनी मुंडी को ओरिजिन मान रहे हो, तो ये बताइए ये पोजीशन वेक्टर छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा? भाई अगर मैं कहूं कि इस मुंडी वाले से, इस इंसान से पूछो कि पोजीशन वेक्टर की वैल्यू बढ़ रही कि कम हो रही, तो ये क्या कहेगा यार कि यार इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू तो कम हो रही भाई, पहले ये थी, फिर ये थी, फिर ये थी, ये फिर ये थी, छोटी होती जा रही। इसका मतलब ये क्या कहेगा? ये कहेगा कि यार पोजीशन वेक्टर कम हो रहा है, इसका मतलब ये चीज मेरी ओर आ रही है, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। दैट्स इट। तो अगर आप किसी ने कहा यार मैं ट्रेन में बैठा हूं, मेरा नाम ए, एक और बंदा ट्रेन में बैठा उसका नाम बी, ठीक है, मैंने ऐसे एक्सेस कर ली, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब बी का पोजीशन वेक्टर मैंने मेजर किया, बी के पोजीशन वेक्टर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा मेरे रेफरेंस फ्रेम में, ये वाले रेफरेंस फ्रेम में बी की वेलोसिटी 0 है? ये बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? तो एक्चुअल में हम बोलते ऐसे ही तो हैं। ट्रेन के अंदर हम क्या बोलते हैं? हम ट्रेन के अंदर यही तो बोलते हैं, आइए आइए, अरे इतनी देर से खड़े क्यों हैं आप, प्लीज बैठ जाइए, अरे इतनी देर से आप खड़े हैं एक ही जगह पर, ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते हैं? जब बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अपने रेफरेंस फ्रेम, जो रेफरेंस फ्रेम हमसे अटैच है, उससे उस आदमी को देख रहे हैं, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। ठीक बच्चों, तो ये है रेफरेंस फ्रेम की डेफिनेशन। अब आते हैं कि रेफरेंस फ्रेम की डेफिनेशन जानने के बाद हम दो अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में मेजर की गई चीजों में क्या रिलेशन, कोई रिलेशनशिप होती है क्या? जैसे कि मैं ए हूं, मेरा दोस्त बी है, अब बी ट्रेन के अंदर चल रहा है और मैंने बी की वेलोसिटी मेजर कर ली ऐसे करके, दगदग मेरे पास कैलकुलेटर है, मशीन है कि मेरा पोजीशन वेक्टर किस रेट से चेंज हो रहा है, उससे मैंने बी की वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। लेकिन किसके रिलेटिव? ए के रिलेटिव। तो क्या मैं इस कैलकुलेशन का फायदा उठा करके ग्राउंड के रिलेटिव बी की वेलोसिटी डायरेक्ट बता सकता हूं क्या? मतलब एक फ्रेम कौन सा हो गया? ट्रेन का फ्रेम। एक फ्रेम कौन सा हो गया? ग्राउंड का फ्रेम। तो ट्रेन के फ्रेम में अगर वेलोसिटी पता है तो क्या हम ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी बता सकते हैं क्या? ये है मेरा क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तो ये रिलेशनशिप कैसे निकाली जाए, जरा ध्यान से सुनना बच्चों। ये रिलेशनशिप निकालने का तरीका समझना। जैसे मान लीजिए ये एक फ्रेम है, रेफरेंस फ्रेम एक्स वाई, ठीक, ये एक्स वाई रेफरेंस फ्रेम है। ये है 1 और 1 पर भी एक रेफरेंस फ्रेम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और 2, ये है 2, ठीक। किसी ने कहा यार एक बात बताओ, 1 डांस कर रहा है, मैं कर रहा है, कि 2 भी डांस कर रहा है कि कर रहा है? तो अगर मैं 2 पर एक्सेस रख दूं गुरुदेव, 2 पर एक्सेस रख दूं कि मतलब कि किसी ने कहा मेरी रेफरेंस एक्सेस ये है, तो 2 से देखने पर 1 की वेलोसिटी क्या होगी, आप तो ये बताइए। तो मैंने कहा इसका मतलब आप इस पोजीशन वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। 2 के फ्रेम में 1 का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। चलिए इसका नाम मैं रख देता हूं O, और इसका नाम जो है ना अपने आप बता सकते हैं। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू O, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू O। जिसका पोजीशन वेक्टर होता है वो पहले लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो बाद में लिखते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक, तो बताओ इसको क्या लिखे? ये वाली लाइन को, जो 2 से 1 को मिलाने वाली लाइन है, इसको क्या लिखें? इसको लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इसको ये लिखेंगे ना? ठीक, तो जरा ट्राइंगल बनाया जाए। इस ट्राइंगल को आप ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से जरा बताइए क्या रिलेशनशिप आएगी। तो मैं बोलूंगा R2O प्लस R12 इक्वस टू R1O, ये आ गई।
आई कि नहीं आई? यहां से R12 बराबर बताओ क्या आया, R1O माइनस R2O। बस ये है रिलेशनशिप, बहुत खूंखार और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब इसका यूज इतना ज़्यादा आने वाला है ना जिसकी कोई लिमिट नहीं। और ये रट्टा मार लो आज के बाद कि पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 2, ध्यान से सुनना, फ्रॉम एनी कॉमन फ्रेम। मतलब अरे भैया एक बात बताइए जरा, अगर मैं एक्सिस ऐसी लेता, ये लेता और इसको मैं बोलता ओ डैश, तो फिर ये रिलेशनशिप में ये R12 वही रहता, चेक करो, ये होता R1O डैश, ये वाला होता R2O डैश, R2O डैश, ठीक। लेकिन R12 तो वही रहता ना। इसका मतलब आप यहां पर इस केस में R1O डैश माइनस R2O डैश लिखते, ठीक, और इसमें O आता, तो ध्यान से सुनो, इसका मतलब कोई भी हो सकता है, O भी हो सकता है, O डैश भी हो सकता है, कोई तीसरा भी हो सकता है, इसलिए इसको जनरल लिख दिया, R1 कोई भी, R1 विद रिस्पेक्ट टू कोई भी माइनस R2 विद रिस्पेक्ट टू सेम, मतलब 1 और 2 दोनों सेम फ्रेम से मेजर किए जाएं तो इनका डिफरेंस हमेशा R12 बताता है। क्या ये बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से? और अगर ये समझ में आ गई है ना तो समझ लीजिए खटाखट खटाखट सारी बातें आपको समझ में आने वाली हैं। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखिए जरा, ये R21 लिख दिया मैंने। अरे जब R12 बराबर R1 माइनस R2 है बच्चों, तो क्या कह सकता हूँ कि R21 बराबर R2 माइनस R1 होगा, होगा ना। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ R21 बराबर डी R2 बाई डी टी माइनस डी R1 बाई डी टी। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, चलो इसको पढ़ते हैं क्या है। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी कि यह है वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये है v2, ये है v1, तो v2 माइनस v1, ये लीजिए आ गया। इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, पता है क्या आएगा, a21 इक्वल्स टू a2 माइनस a1, यानी कि एक्सीलरेशन में, वेलोसिटी में ये सारी रिलेशनशिप होती है। मेरे से पूछा जा रहा अगर एक्सेस टिल्ट कर दी जाए तो क्या होगा, बिल्कुल हमारे सिलेबस में फिलहाल अभी टिल्ट करने वाली चीजें नहीं है, वो हमें अभी नहीं देखनी। हम ये मार रहे हैं सारी की सारी एक्सेस एक दूसरे के रिलेटिव घूम नहीं रही है, टिल्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये होगी एक्सीलरेशन में रिलेशनशिप। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा। तरीका ये रहेगा कि आज के बाद चाहे वेलोसिटी हो चाहे एक्सीलरेशन हो, कुछ भी हो, चाहे वेलोसिटी हो चाहे एक्सीलरेशन हो, ध्यान दीजिएगा जरा, v21 इक्वल्स टू v2 प्लस ऑफ माइनस v1 ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब जिसके फ्रेम में, ध्यान से सुनिएगा, जिसके फ्रेम में वेलोसिटी चाहिए, जिसके फ्रेम में वेलोसिटी चाहिए, ठीक, उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। मतलब सर, मतलब बताता हूं, ध्यान से सुनना। मान लीजिए कुछ पार्टिकल है, एक पार्टिकल v1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ठीक है। ये सारे पार्टिकल v1 v2 v3 v4 v5 वेलोसिटी से चल रहे हैं, ठीक। किसी ने मुझसे कहा कि एक काम करिए, इन सारे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालिए विद रिस्पेक्ट टू 1, विद रिस्पेक्ट टू 1। ये वेलोसिटी किसी कॉमन फ्रेम में दी गई है, विद रिस्पेक्ट टू 1 बताइए। तो ध्यान से सुनना जरा सभी लोग, v21 वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस, मतलब माइनस को ऐसे लिख सकते हैं। चलो इसे बताइए v31 कैसे निकालेंगे, ये बोलेंगे v3 प्लस ऑफ माइनस v1। चलिए v41 कैसे निकालेंगे, v41 कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलिए, v4 प्लस ऑफ माइनस v1, यही करेंगे। अरे करेंगे ना यार, v41 v51 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 इज v5 प्लस ऑफ माइनस v1, यही करेंगे। अब जरा ध्यान से सुनना, क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं, velocity of any particle with respect to 1 is velocity of that particular particle plus of minus v1। चेक करिए, velocity of any particle, आप कुछ भी भर दीजिए यहां पर, ठीक है। 1 के रिलेटिव अगर आपको चाहिए तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी में 1 की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दीजिए, काम बन जाएगा। क्या कहते हो, समझ में आई बात? तो v1 को करो उल्टा, v1 को करो उल्टा, उल्टा कर दिया, ये है माइनस v1, और सब में ऐड कर दो, सब में, सब में, सब में, जिसकी भी 1 के रिलेटिव चाहिए। तो 1 की 1 के रिलेटिव चाहिए तो 0 ही आएगी। अरे मेरी वेलोसिटी, मेरे रिलेटिव, मेरा पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, तो वेलोसिटी 0 होगी ना भाई लोग, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। ये टू की वेलोसिटी किसके फ्रेम में है, किसी कॉमन फ्रेम में है, तो वन के रिलेटिव क्या करेंगे, -v1 ऐड कर देंगे। इनका रिजल्टेंट गुरुजी कैसे निकालते हैं, अरे पैरेललोग्राम रूल ऑफ फैक्टर एडिशन याद है ना भाई, ऐसे निकालते हैं, या ट्राइंगल से कर लो, ठीक। v3 बोलो बोलो कैसे निकालें, अरे इसमें भी सब में -v1 ऐड कर दो भैया प्रभु जी, सब में -v1 ऐड होगा, सब में -v1 ऐड होगा, और जो रिजल्टेंट आएगा, ये वेलोसिटी पता है क्या होगी, ये वेलोसिटी ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू 1 होगी। इनका रिजल्टेंट पता है क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू 1 होगा। इनका रिजल्टेंट पता है क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1 होगा। इनका रिजल्टेंट पता है क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होगा। कुछ पल्ले पड़ रहा है भाई, समझ में आया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, उसको ट्राई करिए। पर्सन ए इज मूविंग टूवर्ड्स द ईस्ट विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड पर्सन बी इज मूविंग टूवर्ड द साउथ with a velocity of 4 meter per second. Find the velocity of person A as observed by B. Person A is moving toward the east with a velocity of 3 meter per second. Person B is moving toward the south. पहली बात तो ये समझ लीजिएगा, पहले ही बता चुका हूं, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, और ये सारे के सारे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होते हैं, वर्टिकल इसके परपेंडिकुलर होता है। अगर ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये अप, ये डाउन, ठीक है ना। चलिए शुरू करिए, फटाफट कोशिश करिए। हाँ भाई हो गया, चलिए मैं भी करके देखता हूं, जरा देखते क्या आता है। तो ये है पर्सन ए मूविंग विद टुवर्ड द ईस्ट, ठीक है, ये आ गई वेलोसिटी ऑफ ए। वी ए की वैल्यू है 3 मीटर पर सेकेंड, किधर की ओर है, ईस्ट की तरफ, ये आ गया वी ए। और बी की वेलोसिटी किधर है, टू मूविंग टुवर्ड द साउथ, तो साउथ की ओर आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, ये है वी बी। हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए प्लस ऑफ माइनस वेलोसिटी बी, यही करते थे, उल्टा करके जोड़ते थे। तो ए की वेलोसिटी लिख दी 3, ये आ गया 3, ठीक है भाई। बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ो जल्दी से, तो उल्टा करके जोड़ने के लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, 4 को उल्टा करके जोड़ो, जोड़ दिया, ये आ गया 4। अरे 4 नीचे था ना, और बी के फ्रेम में चाहिए, जिसके फ्रेम में चाहिए उसको उल्टा करके जोड़ते दुनिया में हर जगह। जिसके फ्रेम में वेलोसिटी निकालनी है उसकी वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ देते हैं हर जगह, तो ये आ गया रिजल्टेंट, ठीक। यहां पर ये है 4, ये है 3, ये हो गया 5, ये एंगल बोलो 53 डिग्री, ठीक है। ये क्या था, ईस्ट, ये क्या है, ये नॉर्थ है, तो क्या लिख सकते हो, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या फिर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और मैग्नीट्यूड कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, ये है आंसर। कुछ समझ में आया क्या, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, अगर समझ में आ गया तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। रेन इज फॉलिंग छमा छम छम विद वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड एंड ए साइक्लिस्ट इज मूविंग भना भन भन विद वेलोसिटी ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर ऑन द सेम रोड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व्ड बाय द साइक्लिस्ट, जल्दी से बताइए। देखते जाइए, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब एक भाई साहब जा रहे हैं साइकिल चलाते हुए दनादन दनादन दनादन,
कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं, 12 किलोमीटर पर आवर से। ठीक, हमसे पूछा गया है भाई साहब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू, भाई साहब तो वेलोसिटी ऑफ रेन एज ऑब्जर्व बाय साइक्लिस्ट, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट, क्या सीखा है, किसके फ्रेम में चाहिए, साइक्लिस्ट के फ्रेम में, तो साइक्लिस्ट की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दीजिए, ये है 5, ये है 12, ये हो गया 13, ठीक है। अरे √5² + 12² 13 आ गया। एंगल किसी ने पूछा वर्टिकल से बताइए, चलिए मान लेते हैं थीटा है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, 12/5, फ्रॉम वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 12/5, खत्म हो गया खटाक। अरे 23 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, अच्छा ये 23 डिग्री होता है, ये बात मुझे नहीं पता थी यार, यार मुझे नहीं पता यार, तुम्हें पता तो अच्छी बात है। चलिए मैं तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो अगला क्वेश्चन करिए खटाक से, जल्दी से शुरू हो जाएगी। A trolley with gun mounted on it is moving with a velocity of 4 meter per second in horizontal direction. ठीक है, barrel of the gun makes an angle of 37 degree from the horizontal. ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी, बैरल, ये रहा बैरल और ये एंगल बना रहा है 37 डिग्री का, ठीक, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। If velocity of bullet with respect to gun is 50 meter per second, if velocity of bullet with respect to gun is 50 meter per second, velocity of bullet with respect to gun is 50 meter per second, find velocity of bullet with respect to ground. अच्छा, ये ट्रॉली कितने से जा रही है, 4 मीटर पर सेकेंड से, ध्यान से सुनिएगा भैया। हाँ, ये बताइए ट्रॉली के फ्रेम में, ट्रॉली के फ्रेम में जब जाएंगे तो हम कह पाएंगे ना यार इसकी वेलोसिटी का ये एंगल 37 होगा, क्योंकि ट्रॉली के फ्रेम में ही तो ट्रॉली रुकी हुई होगी, ये बैरल रुकी हुई होगी, और फिर हम कहेंगे यहां से गन निकली और इस एंगल पर बुलेट चली गई। क्यों भाई, ऐसा होगा कि नहीं होगा? मतलब सर, अरे मतलब ये भैया कि अगर हम इसके यूं घुमा रहे होते, ऐसे घुमाते हुए फेंकते मान लो, तो क्या बैरल के डायरेक्शन में निकलती है, थोड़ा इधर निकलती है ना। तो अभी फिलहाल बैरल के फ्रेम में जब जाएं, ट्रॉली के फ्रेम में जाएंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, ठीक। और वेलोसिटी ऑफ बुलेट का मैग्नीट्यूड भी विद रिस्पेक्ट टू गन ही दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा। तो मैं बना रहा हूं वेलोसिटी ऑफ गन दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन, फाइन। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, ध्यान दीजिएगा 37 डिग्री एंगल पर, और कितनी वेलोसिटी है बच्चा पार्टी, 50 मीटर पर सेकेंड। हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट ये विद रिस्पेक्ट टू गन है यार, ग्राउंड और गन सेम हो जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन अगर देखें, ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। क्या भैया सही है? तो हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट, इस बार ये निकालना है बच्चा पार्टी। और अगर ये निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन, ये तो होगा, ठीक है। ये है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, इसमें वेलोसिटी ऑफ गन ऐड करनी है। अरे वेक्टर एडिशन जैसे सीखा वैसे कर दीजिए। ये क्या करना है, ये लीजिए साहब 4 है और ये लीजिए साहब 50 है, 50 के 2 कंपोनेंट है भाई साहब, इसका रिजल्टेंट निकालना है। ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ये 37, ये 50 cos 37 आता होगा आप लोग को, ये 40 और ये कितना होगा 50 cos 37 sin 37, ये आएगा 30। तो बच्चों ये वैल्यू पता है कितनी आएगी, ये आएगी 30 का स्क्वायर प्लस 44 का स्क्वायर, ये आंसर है, ठीक है। तो ये इसके डायरेक्शन वगैरह भी निकाल सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछिए भाई, बेसिक मेथड समझ में आना चाहिए। अच्छा, इसका अगर समझ में आ गया है तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करिए, देखते कितने लोग कर पाते हैं। शुरू हो जाइए।
चलिए रेंज का फॉर्मूला याद दिलाता हूँ। पहले तो बस इतना करता हूँ, थोड़ी हिंट देता हूँ आपको। रेंज का फॉर्मूला होता था ये अगर यू वाई है, ये अगर यू एक्स है, तो रेंज का फॉर्मूला होता था 2ux/u/y/g। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ग्राउंड, ये सब ग्राउंड के फ्रेम में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। जब तक कुछ नहीं बोला जाता है तो वो सारी चीज़ें हमने किसके फ्रेम में पढ़ी थी बच्चों? ग्राउंड के फ्रेम में। तो ux ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी थी, uy ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी थी, ठीक है। तो रेंज भी ग्राउंड के फ्रेम में थी और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। इसका मतलब हमसे अगर रेंज निकालनी है तो हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बच्चों निकालने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर वापस से लिखते हैं। अभी पिछले पेज पर लिखा था वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज वेक्टर समेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन। याद आया? अब चूंकि हमें कंपोनेंट के बारे में काम करना है तो कंपोनेंट खेलते हैं भाई। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन 37 डिग्री एंगल पर है बच्चों, ये लीजिए साहब। वैल्यू कितनी है? 50। ये कितना आ गया? 40। 40 आ गया ना, cos 37। ये कितना आ गया? 30 आ गया, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ गन किधर की ओर है? जल्दी बोलो। इस साइड 10 है तो रिजल्टेंट बोलिए। रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया? इन दोनों के रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 50 हो गया। अच्छा, और ये वाला कंपोनेंट 30 हुआ कि नहीं हुआ? तो ux और uy की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ट्वाइस ऑफ 50 इंटू 30 डिवाइडेड बाई जी, मतलब 10। मैं 10 ले रहा हूँ, ठीक है। कितना आ गया जी? बताइए, बोलिए बोले। 300, 300 मीटर, ये है आंसर। 1D रिलेटिव मोशन। तो 1D रिलेटिव मोशन क्या है? ये तो और आसान है। और आसान क्या है? मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, है ना भाई? 300 ही होगा। चलिए आपने मान लिया 300 ही होगा। चलिए 1D रिलेटिव मोशन तो और आसान है। 1D में क्या होगा भाई? v1, v2, v3 और सब a1, a2 सब एक ही लाइन के अलॉन्ग होंगे। 1D पढ़ा है ना भैया? तो 1D के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सीधा एक क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ, कैसे रिलेटिव मोशन से करेंगे वो देखना जरा ध्यान से। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ L सो दैट पार्टिकल डू नॉट कोलाइड विद ईच अदर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से सुनना। यह है पार्टिकल नंबर 1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1 और इसका रिटार्डेशन है a1। यह है पार्टिकल 2, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2 और इसका रिटार्डेशन है a2। दोनों कांस्टेंट हैं, ये दोनों कांस्टेंट हैं। जो एक्सेलरेशन है ना, ये दोनों कांस्टेंट है। लेकिन ध्यान से देखिए, दोनों के एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है। तो क्या होगा बच्चों? दोनों की स्पीड कम होती जाएगी। अब ये कह रहे हैं ये बीच की डिस्टेंस इनिशियल l है, तो मिनिमम वैल्यू बताइए ताकि कोलिजन ना हो, टक्कर ना हो। तो हमने कहा यार इतनी होगी तो टक्कर नहीं होगी। ये क्या कि ध्यान से सुना, इतनी होगी तो टक्कर नहीं होगी। ये लोग ऐसे लौट गए। मैं कहा और कम कर सकते हैं यार, इसका मतलब और कम कर दिया मैंने। तो मिनिमम कितनी हो सकती है ताकि कोलिजन ना हो? सोचिए आप, फिर मैं बताता हूं आपको। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार और रिलेटिव की फील देने वाला क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा जरा। ये है भैया u1 वेलोसिटी से छोड़ा गया पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा। ये है u2 वेलोसिटी से छोड़ा गया पार्टिकल, ठीक। इसका एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में a1 है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में a2 है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये 1, ये 2। मैं चाहता हूं कि यार इन दोनों के बीच की जो इनिशियल डिस्टेंस है वो कितनी हो ताकि कोई कोलिजन आपस में ना हो, ऐसा मैं चाहता हूं, ठीक। मैं क्या काम करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू 1 चले जाते हैं, 1 के फ्रेम में जाते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू 1, ध्यान से सुनना, मैंने क्या सीखा है? मैंने ये सीखा है जिसके फ्रेम में जाते हैं उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन सब उल्टा करके जोड़ते हैं। सब जितनी भी चीज़ें सब उल्टा करके जोड़ दो। यही सीखा है बच्चों हमने, ठीक है। तो फिर एक काम करते हैं, ये रहा u1 में u1 को उल्टा करके जोड़ोगे तो 0 आएगा। और या फिर वाली बात याद करो, जिसके फ्रेम में जाते हैं वो तो रेस्ट पर रहेगा ही रहेगा। तो ये 1 पार्टिकल भाई साहब किस पे आ गए? रेस्ट पे। ध्यान से सुनना भाई। अच्छा, फिर क्या सीखा है हमने? गुरुजी ये सीखा है कि इसकी वेलोसिटी u2 और u1 है इस साइड, तो इसकी भाई u1 को उल्टा करके जोड़ना है ना। ओहो सॉरी, उल्टा करके जोड़ना है तो
उल्टा करके जोड़ना है। तो u1 है इस साइड, देखिए जरा ध्यान से, ये है u1, इसको उल्टा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसमें जोड़ दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, u1 प्लस u2 बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए होंगे इसकी वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा एक्सीलरेशन उल्टा करके जोड़िए, ये क्या है बच्चों a2। अच्छा इसको उल्टा करके जोड़िए, उल्टा करिए, ऐसे करिए, उठा करके उल्टा करके जोड़ दीजिए, तो a1 प्लस a2 आ जाएगा कि नहीं। जब आप ये कर लें उसके बाद फील लेने की कोशिश करें, पहले फील मत लीजिएगा कभी कि सर वन से देखने पर कैसा दिखेगा इमेजिन करते हैं, नहीं, पहले आप पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए, पहले रिलेटिव पैरामीटर्स सारे कैलकुलेट कर लीजिए, फिर फील लीजिए कि वन को भाई साहब को ये दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा कि वो तो रेस्ट पर हैं, उनकी ओर एक पार्टिकल फेंका गया, उनकी ओर एक पार्टिकल फेंका गया, कितनी वेलोसिटी से, u1 प्लस u2 से, लेकिन उस पार्टिकल का रिटार्डेशन है a1 प्लस a2। ठीक, और ये भाई साहब चाहते हैं कि ये पार्टिकल ये है 1, मेरा चेहरा 1 है, ये है 2, मैं चाहता हूं यार मेरी नाक डिस्टर्ब ना हो, मतलब यहीं जस्ट मिनिमम डिस्टेंस बताओ ताकि मेरी नाक को तोड़े ना, ये तो जस्ट यहां पर टच करके लौट जाए, जस्ट मेरी नाक के पास। तो बताइए यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए जस्ट कोलिजन अवॉइड करने के लिए, 0। दैट मीन्स इस जगह इसकी वेलोसिटी 0 आनी चाहिए। एक्सेलरेशन दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दी है, याद करिए काइनेमैटिक्स की इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0। एल पूछा जा रहा है, किसके बारे में बात नहीं की गई है, टाइम के बारे में, तो फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v0 u1 प्लस u2 का होल स्क्वायर, एक्सीलरेशन अपोजिट है 2a1 प्लस a2, और s की वैल्यू है l। तो यहां से बच्चा पार्टी l की वैल्यू आती है u1 प्लस u2 का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ a1 प्लस a2। ये है आंसर। अब इसमें एक डाउट आता है, डाउट क्या आता है, नहीं ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई याद नहीं करना। हाँ, इसमें डाउट क्या आता है गुरुजी, ध्यान से सुनना, बड़ा मस्त डाउट है। एक बच्चे ने मेरे से पूछा, बच्चा कहता है गुरुजी ये बताइए, मैंने ये सोचा ये कितनी डिस्टेंस बाद रुकेगा ये निकाल लेते हैं। तो ये रुकेगा 0 स्क्वायर बराबर u1 स्क्वायर माइनस 2a1s1। तो यहाँ से s1 की वैल्यू आती है u1 स्क्वायर अपॉन 2a1 गुरुजी। तो कितनी डिस्टेंस बाद रुकेगा, u1 स्क्वायर अपॉन 2a1। अच्छा इसी तरीके से ये कितनी डिस्टेंस बाद रुकेगा, u2 स्क्वायर बाई 2a2 रुकेगा। तो लोग कहते हैं सर बस इसी का तो समेशन होना चाहिए। तो आंसर, एक बच्चे ने कहा सर मेरे हिसाब से u1 स्क्वायर बाई 2a1 प्लस u2 स्क्वायर बाई 2a2 ये आंसर होना चाहिए, लेकिन आपने तो आंसर बताया है ये गुरुजी। ठीक, तो फिर इसमें क्या गलती है, ये बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा, यार इस मेथड में क्या गलती है ये बताइए गुरुजी, ये मेथड आखिर हम क्या गलती कर रहे हैं, कुछ बताएं। तो बताएं, आप में से देखते हैं कौन बता पाता है इस मेथड में क्या गलती है। दिव्यम जैन बिल्कुल पूछिए डाउट भाई अपना। आरओ ने बताया टाइम पर डिपेंड करता है, और कोई कुछ बता रहा है इसमें हमारे टाइम को ख़त्म कर लिया, इसमें हमने टाइम को ख़त्म कर लिया। अच्छा, और कोई, वेट कर रहा हूँ सर, एक रूल गया होगा एंड फॉर सेकेंड मीट की इक्वेशन है ये, सर एक एल रुक गया होगा एंड फॉर सेकेंड, सर ये मैक्सिमम हाइट निकालेगा है, मैक्सिमम हाइट निकालेगा। देखो जरा ध्यान से, कई लोगों ने आंसर दिया है इसका सही। हमने ये माना कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस चलेगा यहाँ तक, ठीक, और लौट आएगा, ठीक है, ये सर जाएगा और ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये भी लौट आएगा, तो टक्कर जस्ट बच गई। मैं कहा टक्कर और ज़्यादा पास आके भी बच सकती है, पता है क्यों, सुनना जरा ध्यान से,
क्योंकि जब ये भाई साहब यहां थे ना, तो ये जरूरी थोड़ी ना ये यहां होंगे, उस समय ये यहां पर टहल रहे थे, इस जगह थे, तो इनको यहां से मुड़ने की क्या जरूरत थी, थोड़ा और आगे आ सकते थे, ये वापस चले जाते, जिस समय ये वापस जा रहे थे उस समय इनके पीछे पीछे ये आ जाते, और ये आगे निकल जाते ज्यादा स्पीड से, फिर ये वापस चले जाते, तो कहीं टक्कर नहीं हुई। भाई ये आए, ध्यान से सुनिएगा, ये कोई पॉइंट है, ये आए, इस पॉइंट को क्रॉस किया, फिर ये मुड़ गए, फिर इन्होंने क्रॉस किया, लेकिन टक्कर नहीं हुई। ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों कि ये आंसर महाघटिया आंसर हो, ऐसा नहीं है। इस आंसर का भी कुछ महत्व है। कि क्या महत्व है गुरुजी, देखिएगा क्या महत्व है, जरा सुनिए। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एल सो दैट पार्टिकल डू नॉट कोलाइड विद ईच अदर। ये तो मैंने आपसे पूछ लिया है। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए यहां पर, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर इन पार्टिकल की जगह पर ये दो कार होती, ये कार है ए और ये है कार बी। ठीक है, कार बी की इनिशियल वेलोसिटी u1 है और कार बी की इनिशियल वेलोसिटी u2 है। इन्होंने, कार ए ने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने से a1 रिटार्डेशन आया, कार बी ने ब्रेक लगाया उससे a2 रिटार्डेशन आया। अब पूछा गया बताइए एल मिनिमम होना चाहिए टू अवॉइड एक्सीडेंट, एल मिनिमम टू अवॉइड एक्सीडेंट। बताइए साहब। क्योंकि कार जो है ना बच्चों, लौट करके वापस ब्रेक लगाने से क्या होता है बच्चों, कार रुक जाती है फिर वापस चलने लगती है क्या, यहां ये वापस नहीं जा सकती है, तो यहां पर वहीं रुक जाएगी जहां पर हम टर्निंग पॉइंट इमेजिन कर रहे थे। तो यहां का आंसर वही होगा जो मैंने लिखा था, u1 स्क्वायर बाई 2a1 प्लस u2 स्क्वायर बाई 2a2। यहां का तो यही होगा आंसर। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये बकवास आंसर हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले आप सुनिए, लिखिएगा, और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पढ़िए। चलिए पढ़ लिया भाई, क्वेश्चन भी पढ़ लिया। आप प्रतीक जोशी आप आंसर अपना लिखते रहिएगा, तब तक जरा मैं कुछ बातें बच्चों को बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं किसी लिफ्ट से, ये लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट का एक्सीलरेशन मान लेते हैं ए ऊपर की ओर है और इसकी वेलोसिटी यू ऊपर की ओर है लिफ्ट की, और यहाँ से किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर रहा हूँ। ये भाई साहब इंसान ए है और इसने इस पार्टिकल को ड्रॉप किया। इस बंदे ने, इसके हाथ थोड़े लंबे कर देते हैं, इसने इस पार्टिकल को ड्रॉप किया, ये पार्टिकल ड्रॉप हुआ, तो इसका क्या मीनिंग होता है जरा ये समझिएगा सबसे पहले। ठीक है, इसका मीनिंग होता है, अगर ये पार्टिकल को ड्रॉप किया है t इक्वस टू 0 पर, t इक्वस टू 0 पर, बच्चों 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मैं जरा 1 मिनट में आया हूँ। t बराबर 0 पर एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, ध्यान दीजिएगा जरा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ
पार्टिकल जस्ट आफ्टर t इक्वल्स टू 0, ठीक है, जस्ट आफ्टर t इक्वल्स टू 0। चलो बताओ विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितनी होगी, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितनी होगी जस्ट आफ्टर t इक्वल्स टू 0। तो ध्यान से सुनिए, ड्रॉप करने का मतलब जिस बॉडी से ड्रॉप किया है, जैसे मान लो मैंने अपने हाथ से ड्रॉप किया है, मैंने अपने हाथ से किसी चीज को ड्रॉप किया, ये इस ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से ड्रॉप किया है। तो ड्रॉप करते समय, ड्रॉप करने का मीनिंग क्या है, मेरे हाथ की जो वेलोसिटी है इस समय, इसकी भी यही वेलोसिटी है। मेरे हाथ की वेलोसिटी, मेरा हाथ निकल के भाग तो नहीं रहा है यार, जीरो है ना, जीरो है ना, और एकदम से ये बहुत तेज तो भागता नहीं, एक्सीलरेशन इनफाइनाइट तो है नहीं इसका, तो इसकी वेलोसिटी भी जस्ट t इक्वल्स टू 0 के बाद जीरो ही होगी, क्योंकि इनफाइनाइट एक्सीलरेशन नहीं है। ठीक, इसका मतलब जिस चीज से ड्रॉप किया जाता है वेलोसिटी उसी के बराबर होती है। तो लिफ्ट से ड्रॉप किया गया, ठीक, तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट की वेलोसिटी 0, तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट पार्टिकल की वेलोसिटी 0। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फिर से बोल रहा हूं, जैसे मैं लिफ्ट से किसी, मैं खड़ा हूं और मैं किसी चीज को छोड़ता हूं, छोड़ने का मतलब समझिएगा जरा, अगर मैं किसी चीज को ड्रॉप करता हूं, फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं किसी चीज को बच्चों ड्रॉप करता हूं, किसी भी चीज को, फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूं, तो जिस समय ड्रॉप किया है उस समय मेरे हाथ की वेलोसिटी 0 है बच्चों। अच्छा, एक्सीलरेशन इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता, ये एक्सीलरेशन इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता है ना, तो जीरो टाइम में, लगभग जीरो टाइम में इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, लगभग जीरो ही बढ़ेगी ना। तो मैं पूछूं जस्ट आफ्टर ड्रॉप, तो मैं बोलूंगा ना पेन की वेलोसिटी और मेरे हाथ की वेलोसिटी लगभग सेम होगी, लगभग, तो क्या बोलूंगा, इसकी वेलोसिटी, ड्रॉप होने की वेलोसिटी मेरे हाथ की वेलोसिटी के बराबर है, मतलब जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान रखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी, ड्रॉप करने के जस्ट बाद वाली वेलोसिटी किसके बराबर होती है, जिस चीज से वो ड्रॉप किया जा रहा है। तो किससे ड्रॉप किया जा रहा है, लिफ्ट से, तो लिफ्ट की वेलोसिटी जो होगी वही पार्टिकल की होगी। अब बताओ लिफ्ट की वेलोसिटी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में 0 होगी, और लिफ्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी, जो दी गई है, कितनी, u ऊपर की ओर। ठीक, इसी तरीके से बच्चों एक्सीलरेशन, ध्यान से सुनना, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विद जस्ट आफ्टर, ऑब्वियसली आफ्टर t इक्वल्स टू 0 या जस्ट आफ्टर t इक्वल्स टू 0, जैसा आप लिखना चाहें, जस्ट आफ्टर t इक्वल्स टू 0। इसमें लोग बहुत गलती करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ये गलती करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन होता नहीं। चलिए बताइए, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ध्यान से सुनना भैया, चाहे पार्टिकल लिफ्ट के अंदर हो, चाहे पार्टिकल लिफ्ट के अंदर हो, ये बताइए, मैं लिफ्ट के अंदर गया और इस पेन को छोड़ा, हवा में है, जिस समय ये हवा में है उस समय लिफ्ट इस पर कोई फोर्स लगा रही होगी क्या, जिस समय ये हवा में है उस समय लिफ्ट इस पर कोई फोर्स लगा रही होगी क्या, केवल कौन फोर्स लगा रहा होगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा, बोलो। और अच्छा, और लिफ्ट के अंदर नहीं हूं, तो मैं अगर इसको छोड़ता हूं, लिफ्ट के अंदर नहीं हूं, यहां पर हूं, तो मैं छोड़ता हूं, तो केवल कौन सा है, अभी भी अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, यानी कि दोनों केस में एक्सीलरेशन वही होगा जो ग्राउंड के रिलेटिव होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड g होगा। क्या लिफ्ट के एक्सीलरेशन से, लिफ्ट के एक्सीलरेशन से अर्थ जो इसको खींच रहा है उसके खींचने पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना, तो अर्थ के रिलेटिव एक्सीलरेशन g रहेगा। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट निकालना है, तो लिफ्ट के एक्सीलरेशन को उल्टा करके जोड़ दीजिए, ये है g, अब a को उल्टा करो, a ऊपर की ओर है, उसको उल्टा करके जोड़ दो, तो कितना आ गया बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट g प्लस a डाउनवर्ड, ये लीजिए साहब, क्लियर है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करिए, फटाफट करिए, काफी मैंने चीजें बता दी है आपको, अब थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, क्वेश्चन को ट्राई करिए, मजा आएगा।
ठीक है, चलिए देखते हैं, ध्यान से सुनिए। A lift is moving in a vertical upward direction with an acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया बात है। मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूँ। ओहो, जगह नहीं है, जगह की इस भारी कमी है मेरे पास। ये समझा चुका हूँ, है ना, तो कोई बात नहीं, आगे बना देता हूँ। तो ये है लिफ्ट। अच्छा, लिफ्ट का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। When the velocity of the lift is 10 मीटर पर सेकंड इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। अरे वाल बढ़ के आ रहा हूँ। हाँ, अब अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड इनसाइड द लिफ्ट एट ए हाइट 6 मीटर फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। यहां से 6 मीटर से छोड़ा जाता है। पूछा गया है जब वो इससे टकराएगा, इससे फ्लोर से टकराएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। भैया लिफ्ट के फ्रेम में तो दिख रहा है यार, यहाँ पर जो आदमी खड़ा होगा वो क्या कहेगा, ये 6 मीटर ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। भैया यहाँ से छोड़ा, यहाँ पर चला गया तो 6 मीटर। या फिर कॉमन सेंस से मत करो, या फिर अपनी मुंडी को मान लो ओरिजिन है, ठीक है, और ये एक्सेस ले लो। अब इस एक्सेस के रिलेटिव एक पार्टिकल को यहाँ से छोड़ा, अभी इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 था, फिर 6 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 6 हुआ कि नहीं हुआ, नहीं, ठीक। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे निकालें, तो ध्यान से सुनना। एट ए हाइट फाइंड द डिस्टेंस, पीछे वाला क्वेश्चन ये नहीं है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट एंड ग्राउंड। तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट सर कितने टाइम के लिए निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम के लिए निकालना है। तो तुम्हारा आंसर होगा जितने टाइम में पार्टिकल लिफ्ट की नीचे वाली फ्लोर से टकरा रहा है, जितने टाइम बाद पार्टिकल लिफ्ट की नीचे वाली फ्लोर से टकरा रहा है। यानी कि सबसे पहला एक काम करते हैं, टाइम निकाल लेते हैं कि पार्टिकल लिफ्ट की नीचे वाली फ्लोर से कितने टाइम बाद टकरा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट लिफ्ट के फ्रेम में पता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, लिफ्ट के फ्रेम में इक्वेशन लिखते हैं, S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है, इन लिफ्ट फ्रेम। टाइम निकालना है भाई, S कितना, नीचे की ओर पॉजिटिव, लिफ्ट के फ्रेम में बोलो, लिफ्ट के फ्रेम में 6, नीचे वाले को पॉजिटिव, u0 लिफ्ट के फ्रेम में ड्रॉप किया है, हाफ एक्सेलेरेशन बोलो यार जरा लिफ्ट के फ्रेम में, गलती मत करना, लिफ्ट के फ्रेम में एक्सेलेरेशन निकालना है, ग्राउंड के फ्रेम में पहले निकालो। इसका ग्राउंड के फ्रेम में एक्सेलेरेशन बोलो कितना होगा, जल्दी से फटाफट बताओ। g होगा, पहले देख चुके हैं, 10 होगा। अच्छा, लिफ्ट के फ्रेम में 2 को उल्टा करके जोड़ दो तो 12 हो गया कि नहीं आया, तो 12 इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू बोलो, कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड। पार्टिकल 1 सेकेंड में ग्राउंड से टकराएगा, कितने सेकेंड में टकराएगा, 1 सेकेंड में टकराएगा। अब क्वेश्चन ये है कि 1 सेकेंड में ग्राउंड के फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट बताइए। वह कोई बात नहीं, ग्राउंड के फ्रेम में इनिशियल वेलोसिटी बोलिए आप, तो बस सीधा सीधा ये बताइए कि अच्छा, जीरो वेलोसिटी जो ड्रॉप किया था वो लिफ्ट से किया था, तो लिफ्ट के फ्रेम में 0 थी, तो ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी बोलो। ग्राउंड के फ्रेम में ग्राउंड की वेलोसिटी को ऐड करेंगे, कितनी आ गई, 10 आ गई कि नहीं आ गई। अरे जो लिफ्ट की वेलोसिटी होती है, जिससे ड्रॉप करते हैं, जो जिस बॉडी से ड्रॉप करते हैं उस बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वही पार्टिकल की होती है, याद आया। तो 10 मीटर पर सेकंड होगी पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर की ओर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता, हमें पूछना है 1 सेकंड बाद इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए कि एक्सेलेरेशन 10 नीचे की ओर की, क्यों कि इस वजह से भैया जी, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में अर्थ का पुल याद करिए हमेशा सेम रहता है, लिफ्ट के अंदर हो चाहे ना हो, ठीक। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। 10 मीटर पर सेकंड से एक पार्टिकल को ऊपर फेंका, बताइए 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अरे 5 मीटर यार, ये तो पढ़ा है। 10 मीटर फेंका तो कितना, 5, इसके बाद इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती, 5, 15, 25, 35 ऐसे पढ़ाया तुम लोगों को, नहीं पढ़ाया। तो 5 हो गया, नहीं मानते हो तो निकाल के देख लो यार, S बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर से, तो 10 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर आ गया 5, ऐसे देख लो भाई, ठीक। क्लियर है जी, समझ में आ गया। अब डिस्टेंस निकालते हैं भैया, देखो ऐसा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब अलग अलग आते हैं जब पार्टिकल टर्न लेता है, जब पार्टिकल घूमता है, जब पार्टिकल मुड़ता है, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आते हैं। और पार्टिकल अगर टर्न ले ही नहीं रहा है तो जरा देखो दोनों सिचुएशन में, ये वाली सिचुएशन में लिफ्ट के फ्रेम में पार्टिकल ने टर्न लिया क्या, जहां से छोड़ा है वहां नीचे पहुंच गया, खत्म। अच्छा, इस पे आते हैं ग्राउंड फ्रेम में। ग्राउंड फ्रेम में पार्टिकल ऊपर गया, जस्ट वेलोसिटी 0 हुई है, टर्न ले पाया क्या, नहीं ले पाया। यहां पर डिस्टेंस का आंसर भी वही रहेगा, मतलब 5 मीटर, एक केस में 5 मीटर, एक केस में 6 मीटर। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद ने 15 मीटर निकाला है यार, ये 15 मीटर क्या है भाई, तुम 15 मीटर क्या निकाल रहे हो ऋग्वेद, जरा बताओ तो सही।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग करिए, मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को आपको ही करना चाहिए। शुरू हो जाइए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं। करके मानना है, ध्यान रख लेना, पूरी बात बताइए, कुछ भी छोड़ा नहीं है भाई। ट्राई करिए अभी का भी, आंसर निकलना चाहिए। अबे आंसर निकालो नालायकों, आंसर नहीं आ रहा है किसी के, अभी तक नहीं आया किसी का आंसर। ये देखिए साहब, 24 मीटर से ड्रॉप किया गया है। ये अभी भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसका ऊपर की ओर एक्सेलेरेशन है, और इसकी वेलोसिटी अभी भी 10 मीटर पर सेकंड है ऊपर की ओर, 10 मीटर पर सेकंड है ऊपर की ओर। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट 24 मीटर हो गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। डिस्प्लेसमेंट 24 मीटर हो गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, डिस्टेंस भी, ओ सॉरी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों हो गए 24 मीटर। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ग्राउंड फ्रेम में, तो पहले टाइम निकाल लें। ठीक है, टाइम निकालते हैं। टाइम में इनिशियल वेलोसिटी बोलिए कितनी होगी, 10 होगी बच्चों, तो इनिशियल वेलोसिटी है 10। ओहो, टाइम तो ग्राउंड सीधा सीधा लिफ्ट के फ्रेम में निकाल लेते हैं ना, 24 मीटर चलना है। अच्छा, एक्सीलरेशन लिफ्ट के फ्रेम में, ग्राउंड के फ्रेम में तो नीचे की ओर 10 होगा, लिफ्ट के फ्रेम में 12 हो जाएगा। तो टाइम निकालते हैं, 24 इक्वस टू हाफ AT स्क्वायर, 12 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 4, और टाइम की वैल्यू तो t इक्वस टू 2 सेकेंड। ठीक, ये आ गई टाइम की वैल्यू। इतने टाइम में ध्यान से सुन लो, अबे इतने टाइम में ग्राउंड फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बताने हैं लल्लुओं। सुनो जरा ध्यान से, पहले ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी देखो, ऊपर की ओर 10, ये तो वही क्वेश्चन है यार, सेम वाला, बस 2 सेकंड में बताना है। तो 2 सेकंड में क्या होगा, जाएगा और आएगा। ओ हो, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बच्चा पार्टी, खा गए चकमा, 0। और डिस्टेंस कितनी आएगी, 5 जाना और 5 आना, 10 मीटर, खत्म हो गया। अरे नालायकों, सुनते नहीं हो यार, सुना करो भाई, इतना बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा समय तो देते यार, इस क्वेश्चन में मजा आता जरा, है दिया ही नहीं समय तुमने। चलिए साहब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये थी कहानी, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल। ऑसम चीज है, मजेदार चीज, मजा आने वाला है रिलेटिव मोशन में, असली बिल्कुल मस्त वाला। तो कंडीशन ऑफ कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स ये रहा नेक्स्ट क्लास के लिए बच्चों। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।